हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं। तो 29 अक्टूबर को हम लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है। इससे पहले से ज़रूर देख कर जाएँ, मैं गारंटी देता हूँ इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेबस डीएलएड और सीटेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाषा क्या है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होती है, तो देखिए भाषा भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। जो भाष का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण अर्थात बोलना। तो याद रखना है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भाषण अर्थात बोलना। अगर भाषा को परिभाषित करें तो भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। वह दूसरों के विचारों व भावों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा के द्वारा हम दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं या दूसरों को समझाते हैं। ओके, तो इतना याद रखिएगा कि भाषा किसे कहते हैं, एग्जाम में आएगा सीधे। इसके बाद प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं भाषा की। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है। नादमय मतलब होता है कि मधुर ध्वनि। भाषा संसार का मधुर ध्वनि का चित्र है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा, यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में सीटेट में। तो इसके बाद आया दूसरी परिभाषा है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा की परिभाषा है, भाषा मानव के उच्चारण अवयवों द्वारा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिससे एक समाज के लोग अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मानव उच्चारण अवयवों द्वारा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिससे एक समाज के लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक ही समाज करते हैं, ना कि सभी समाज। जैसे यहाँ पर हम लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं और यूएस में चले जाओ तो वहाँ पर इंग्लिश बोलते होंगे। तो यहाँ पर एक ही समाज के लोग अपने भावों एवं विचारों को का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद दो परिभाषाएं अपने माइंड में रखिएगा। अगर कोई पूछ देता है हमें भाषा किसे कहते हैं, तो किसी एक के द्वारा परिभाषित कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा में लिखकर अपने भाव एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसके बाद याद रखिएगा, भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि इसे ग्रहण किया जाता है, सीखा जाता है। भाषा विरासत में नहीं मिलती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है सीट में। ओके, तो भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, भाषा विरासत में नहीं मिलती है। यहाँ विरासत मतलब होता है पूर्वजों द्वारा मिली आमदनी या अमानत को विरासत बोलते हैं। तो भाषा पूर्वजों द्वारा हमें नहीं मिलता है, इसे हमें अर्जित करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। हम लोग अनुकरण मतलब होता है दूसरों की नकल करना। हम दूसरों को देखकर ही भाषा का अर्जन करते हैं। तीसरा है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, इसका दायरा सीमित रहता है। प्रत्येक भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं एवं बोलियां आती हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, याद रखिएगा। पाँचवा है भाषा विस्तृत क्षेत्र में जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, बोली जो है
सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की बोली है, जैसे हिंदी भाषा की बोली सीमित क्षेत्र है और इसका क्षेत्र विस्तृत है, याद रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला है हिंदी भाषा का हम उद्भव और विकास के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो हिंदी भाषा है यह विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलन में है। उनमें से जो 13 प्रकार के भाषा परिवार में बांटा गया है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिनका नाम है भारोपीय। भारोपी से ही हमारा हिंदी बना है। भारोपीय, द्रविड़, भारोपी, द्रविड़, आस्टिक और चीनी तिब्बती। तो भारत में 4 भाषा परिवार है। ओके। और जो हमारी हिंदी है यह है हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी विकास का क्रम ही लेते हैं। तो देखिए हमारा हिंदी का विकास जो है संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से पाली का निर्माण हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट आया, अवट से हमारी हिंदी का आविष्कार, तब हिंदी का निर्माण हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। तो अगला है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो संविधान से संबंधित है। तो संविधान में भाग 17 में भाषाएं दी गई हैं तथा 8वीं अनुसूची में भाषा है। ओके। तो संविधान में जो भाग 18 में भाषा की बात की गई है और अनुसूची 8वीं में जो है भाषा की बात की गई है। ओके। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में जो है सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। ओके। तो याद रखिएगा वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। तो संविधान संशोधन में देख लेते हैं हम कौन सी भाषा जोड़ी गई कि 22 भाषाएं हो गई, मूल संविधान में 14 ही थी। तो 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, याद रखिएगा 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोड़की भाषा जोड़ी गई। यह नमक से याद रखिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोड़की। नेपाली, मणिपुरी, कोड़की भाषा को जोड़ी गई। अब आ गया 2003 में 92, 21, 71, 92 3 संविधान संशोधन याद रखिएगा। 2003 में 92वें संविधान संशोधन में संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी भाषाएं जोड़ी गई। ओके। यहाँ पर 5 भाषाएं जोड़ी गई है 92वें संविधान संशोधन में। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और जोड़ी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी राज्य भाषा है यह पाया गया है और 345 में हिंदी भाषा राज्यों की राजभाषा है। ओके, क्या है? राज्यों की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। 350 क में कहा गया है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ओके, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। संविधान 350 में कहा गया है। 343, 345, 350 3 संविधान का अनुच्छेद याद रखिएगा। 350 का, 343 पहला, 345। अब हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां देख लेते हैं। तो मैंने बताया ही था पहले कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं और 18 हमारी बोलियां हैं।
तो हिंदी भाषा की उपभाषा है, इधर बोलियां हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला है उपभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है इसमें है हमारी भाषा बोलियां बोली जाती है, जैसे बुंदेली है, कन्नौज है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, पांगरू है। पांगरू को हरियाणवी भाषा भी बोलते हैं। तो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौज, ब्रजभाषा। ओके। जो हमारे तुलसीदास हैं इनकी जो लेखनी होती थी वह ब्रजभाषा में होती थी। ओके। तो याद रखिएगा, हालांकि ये डीएलएड एग्जाम में कम ही पूछे जाएगा, अदर एग्जाम में काम में आएगा। तो पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू बोली जाती है। पूर्वी हिंदी जो कि उपभाषा है हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो 18 बोलियां इधर लिखी गई है और उपभाषाएं यहाँ पर है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब हम आ गए हैं हिंदी भाषा के प्रमुख कौशल के बारे में। ओके। तो हिंदी भाषा के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो हिंदी भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। ओके। हिंदी भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। सु वो पहले से याद रखिएगा। सु से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ओके। सुबोपली। सुनना मतलब श्रवण, बोलना मतलब वाचन, पढ़ना मतलब पठन, लिखना मतलब लेखन। ओके। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, सुबोपली। तो हिंदी भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। अब देखिए जो यहाँ पर श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो क्या बनते हैं, यह क्या होते हैं, इसका उद्देश्य और श्रवण कौशल की विधियाँ। इन कौशल की विधियाँ पूछता है और इसका उद्देश्य, इसकी विशेषता और यह क्या होते हैं। बस इतना, ये 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो याद रखिएगा। पहला जान लेते हैं श्रवण कौशल क्या होता है। श्रवण कौशल, श्रवण जो है, श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है। किससे? श्रु धातु। धातु मतलब होता है क्रिया, एक्शन, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे एक्शन या क्रिया बोलते हैं। जिसे हिंदी में धातु, संस्कृत में धातु बोलते हैं। तो ये धातु जो संस्कृत शब्द है, हिंदी धातु में क्रिया लिखा होता है। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनना। ओके। तो श्रु का शाब्दिक अर्थ है सुनना, अर्थात सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। तो याद रखिए, क्या? सुनने और सुनकर उसके अर्थ एवं भाव को समझने की प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। मतलब सुनकर उसके भाव एवं अर्थ को समझने की प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। अब श्रवण कौशल का हम उद्देश्य देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम विधियाँ देख लेंगे। बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? तो ये देखो पूछा भी गया है। श्रवण कौशल का उद्देश्य छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना। मतलब कि इसका उद्देश्य कि छात्र सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाए। दूसरा है श्रवण के प्रति रुचि विकसित करना, जिससे दूसरे की बात को छात्र ध्यान से सुने। मतलब छात्रों के प्रति सुनने में रुचि विकसित करना, जिससे दूसरों की बात को ध्यान से सुने। तीसरा है वक्ता के भावों को समझने योग्य बनाना। तब वक्ता क्या कहना चाहता है, बच्चे इसे पहले से समझ जाए। चौथा है शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित करना।
श्रवण कौशल से हम शुद्ध उच्चारण की क्षमता को विकसित करते हैं। ओके, अब इसके बाद आ गया भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना श्रवण कौशल की विशेषता है। ओके, भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब प्रमुख श्रवण कौशल की विधियां देख लेते हैं। पहला है भाषण विधि, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन आगे बताऊंगा मैं। वाद विवाद विधि, कहानी कहना या सुनना, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा हम श्रवण कौशल को प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है वाचन कौशल। वाचन कौशल में क्या है? लिखित सामग्री को देखकर पढ़ना या बोलना वाचन कौशल कहलाता है। ओके, लिखित सामग्री को देखकर पढ़ना या बोलना वाचन कौशल कहलाता है। अब वाचन कौशल दो प्रकार का होता है। पहला है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन। ओके, सस्वर वाचन और मौन वाचन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो याद रखिएगा स्वस्वर वाचन इम्पॉर्टेंट है। तो स्वस्वर वाचन क्या होता है? तो स्वस्वर वाचन का अर्थ है स्वर सहित वाचन करना। ओके, तो छात्रों द्वारा उचित लय के अनुसार शुद्ध व स्पष्ट स्वर के साथ किए जाने वाला वाचन। तो यहाँ पर क्या शुद्ध एवं स्पष्ट, वो भी स्वर के साथ, और लय, इसमें लय भी होना चाहिए। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, लय, शुद्ध एवं स्पष्ट एवं स्वर। तो इस परिभाषा को बना देंगे। छात्रों द्वारा उचित लय के अनुसार शुद्ध एवं स्पष्ट स्वर के साथ किए जाने वाला वाचन स्वस्वर वाचन कहलाता है। अब इस वाचन द्वारा हम वंदना श्लोक आदि को कंठस्थ किया जाता है या करते हैं। तो इस वाचन के द्वारा वंदना श्लोक आदि को कंठस्थ किया जाता है। तो स्वस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन क्या है? आदर्श वाचन में हम बिना त्रुटि किए शुद्ध उच्चारण करते हैं। ओके, अनुकरण वाचन में हम दूसरों की नकल करते हैं। तो आदर्श वाचन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। ओके, जो शिक्षक वाचन करता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, क्योंकि यह बालक हेतु आदर्श के रूप में होता है। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है, जब शिक्षक के वाचन में यदि कोई त्रुटि नहीं है, यदि शिक्षक के वाचन में कोई त्रुटि नहीं है तथा शिक्षक ने वाचन के घटकों को ध्यान में रखते हुए वाचन किया है, शिक्षक के वाचन में कोई त्रुटि नहीं है तथा वाचन के घटकों को ध्यान में रखते हुए वाच किया गया है, तभी वह आदर्श वाचन को होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किए जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है। ओके, छात्रों द्वारा किए जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत वाचन। ओके, पहला है व्यक्तिगत वाचन, दूसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन मतलब समवेत वाचन। कुछ छात्रों द्वारा एक साथ उचित लय के अनुसार वाचन करना समुचित वाचन कहलाता है। यहाँ व्यक्तिगत वाचन में सिर्फ एक ही बालक या एक ही छात्र अनुकरण करेगा। ओके, तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि वाचन 2 प्रकार के होते हैं, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन। तो स्वस्वर वाचन को हम लोग 2 भागों में बांटा है, एक है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन।
तो अनुकूल वाचन को भी दो प्रकार में बांटा है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। तो अनुकरण वाचन, अब यहाँ पर स्वस्वर वाचन की हम विशेषता देख लेते हैं। स्वस्वर वाचन की विशेषता है कि इसमें उचित लय एवं गति होती है। दूसरा है उचित हाव भाव के अनुसार इसे वाच करते हैं, जैसे क्रोध, प्रेम, वीरता, करुणा आदि का भाव होना चाहिए। वाचन करते समय उचित बल विराम का प्रयोग करते हैं। अंग संचालन जैसे आँख मुद्रा, एक स्थान बदलना, इसका भी प्रयोग करते हैं। और शुद्ध उच्चारण में शुद्धता यानी कि शुद्ध उच्चारण करते हैं। ये तो होना अनिवार्य ही है। तो स्वस्वर वाचन की विशेषता को ध्यान में रखिएगा। उचित लय, उचित हाव भाव, उचित बल विराम, अंग संचालन और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि स्वस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है। तो स्वर वाचन का उद्देश्य देख लेते हैं। तो झिझक व संकोच को दूर करने में सस्वर वाचन द्वारा हम झिझक व संकोच को दूर कर सकते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि करना, इसके द्वारा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शुद्ध उच्चारण क्षमता विकसित करना, सस्वर वाचन से हम शुद्ध उच्चारण क्षमता विकसित करते हैं। अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक, अपने विचारों को हम प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा था मौन वाचन। तो मौन वाचन क्या है? लिखित सामग्री को मन ही मन बिना स्वर किए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। लिखित सामग्री को मन ही मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इसके कुछ फायदे हैं, आगे बताऊंगा। तो मौन वाचन दो प्रकार होता है। पहला है द्रुत वाचन और दूसरा है गंभीर मौन वाचन। पहला है द्रुत वाचन, दूसरा है गंभीर मौन वाचन। द्रुत वाचन में हम जल्दी जल्दी वाचन करते हैं और गंभीर मौन वाचन में हम धीरे धीरे अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करते हैं। और मौन वाचन की विशेषता देख लेते हैं। इसमें थकान कम होती है, समय की बचत होती है, बालक का ध्यान केंद्रित रहता है और दूसरों को अवधान नहीं पहुँचता, मतलब डिस्टर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पर 4 याद रखिएगा। थकान कम होती है, समय कम लगता है, ध्यान केंद्रित रहता है और दूसरों को अवधान नहीं होती है। अवधान मतलब ध्यान होता है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मौन वाचन का उद्देश्य यानी कि महत्व। तो मौन वाचन का उद्देश्य लिखित सामग्री का अर्थ व भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तो मौन वाचन का मतलब है कि उद्देश्य है लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। दूसरा स्वाध्याय की ओर प्रेरित करना, जिससे बालक स्वयं पढ़ सकें, ज्ञान ग्रहण कर सकें। तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करना। शब्द शक्ति भंडार में वृद्धि करना। ओके, अब 5वां है समय, गति, शक्ति, स्मरण आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि समय कम लगता है, गति अधिक होती है, शक्ति मतलब एनर्जी कम लॉस होता है, स्मरण हो जाता है, ध्यान केंद्रित रहता है, इससे महत्वपूर्ण है। ओके, तो मौन वाचन की यह विशेषताएं हैं। और मौन वाचन की विधियां हैं कहानी लिखी, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, अनुकरण विधि। ओके, तो 4 विधियों को ध्यान में रखिएगा। कोई 1-2 विधि पूछ लेगा। हालांकि यहाँ पर भाषण वाद विवाद याद रखिएगा, दोनों में कॉमन था। तो चलिए अब जान लेते हैं उच्चारण। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 भाषा कौशल पढ़ चुका है। पहला है वाचन, दूसरा है श्रवण। अभी 2 कौशल बचा है। कौन कौन सा? लेखन कौशल और पठन कौशल। इसे हम अंत में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब उच्चारण पर आ जाते हैं।
उच्चारण का तात्पर्य है वर्णों को बोलने से, यानी कि ध्वनि, वो भी ध्वनि सहित। ध्वनि सहित वर्णों को बोलना ही उच्चारण कहलाता है। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण क्या है?